गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू सचिन क्लासेस। आज मेरे साथ रुचि बंसल मैम है एंड मैम आपको आज लॉ के पेपर के बारे में बताएगी कि जो लॉ का पेपर आज हुआ सीएमए इंटर का, वो पेपर किस लेवल का था एंड इजी था, एवरेज था या काफ़ी डिफिकल्ट था। और साथ के साथ जो पर्टिकुलर पेपर्स में ट्रेंड के हिसाब से पेपर आया या नहीं आया, वो सारी बातें हम मैम से अभी बात करते हैं। मैम सबसे पहले आप बताएंगे कि जो एमसीक्यू का जो पेपर्स थे, वो पेपर मतलब आउट ऑफ द सिलेबस था या मॉड्यूल से ही था या क्या था मैम? वेरी गुड इवनिंग बच्चों। एक्चुअली में सर जो भी ये पूरा पेपर था वो टोटल पूरा मॉड्यूल बेस्ड है। मॉड्यूल से बाहर एक भी चीज़ नहीं है। जिस बच्चे ने यहाँ पे थ्रू आउट पढ़ा, इवन अपनी कोचिंग में और टेस्ट सीरीज भी जिन्होंने अटेंड करी है, एमसीक्यू मोस्टली कवर है। इवन अपने इंस्टीट्यूट सीएमए इंस्टीट्यूट ने जो एमक्यूपी दी थी, सारे एमसीक्यू उसमें से ही हैं सर, मॉड्यूल या उसमें से, अदर देन नहीं है। अच्छा, तो मैम के हिसाब से मतलब एमसीक्यू पूरा मॉड्यूल बेस है, मॉड्यूल और जो एमटीपी जो इंस्टीट्यूट ने इशू की है। मैम जो सब्जेक्टिव पेपर आया, तो सब्जेक्टिव पेपर में जैसे जनरली ट्रेंड रहता है कि जैसे कंपनी लॉ से आएगा या कॉन्ट्रैक्ट से आएगा या नेगोशियल से आएगा, तो क्या इस बार का पेपर भी वैसा ही था या थोड़ा ट्रेंड से अलग था? और जिन चैप्टर से आया तो लेवल कैसा था पेपर्स का? सर देखिए, कॉन्ट्रैक्ट के हर बार मोस्टली 2 या 3 क्वेश्चन 21 मार्क्स अराउंड आते थे। इस बार सिर्फ 2 ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चंस आए हैं। सेल्स ऑफ गुड्स का एक भी क्वेश्चन नहीं दिया। आई वॉज शॉक फॉर दैट कि सेल्स ऑफ गुड्स को भी एक 7 मार्क्स का ये कवर करते थे। पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं दी, जबकि जब से 2022 का सिलेबस लगा है पार्टनरशिप का एक बड़ा 7 मार्क्स का क्वेश्चन देते थे। एक इन्होंने एलएलपी दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट का एक 14 मार्क्स के 2 क्वेश्चन कवर कर दिए। नेगोशिएबल को इन्होंने इस बार ज्यादा कवर करा। नेगोशिएबल को देते ही नहीं थे ये, और नेगोशिएबल के इस बार 14 मार्क्स की एक केस स्टडी दे दी, एक बड़ा क्वेश्चन दे दिया। तो मतलब इस बार जनरली मतलब ट्रेंड से हम ये कह सकते हैं थोड़ा अलग भी आया है। अच्छा, थोड़ा अच्छा। एक इमोशनल इंटेलिजेंस का हर बार 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता था, बिकॉज एथिक्स और इमोशनल इंटेलिजेंस एक दो टॉपिक है। इस बार इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्कुल हटा दिया। अच्छा, बिल्कुल नहीं है। और कंपनी लॉ में? कंपनी लॉ के हर बार मैं देखती थी 2 से भी ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते थे। मतलब 55, लास्ट पेपर को अगर हम कैलकुलेट करके देखेंगे 57 मार्क्स की कंपनी लॉ थी, और इस बार कंपनी लॉ हम देखेंगे 40 या 45 मार्क्स के अराउंड है। तो आपके हिसाब से जो कंपनी लॉ डिफिकल्ट था या जो अदर लॉ मतलब? सर डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था, बिकॉज पेपर अदर देन सिलेबस नहीं है, पेपर विद इन द सिलेबस है। जिस बच्चे ने मॉड्यूल पढ़ा है, अपने क्लासेस ली हैं, टेस्ट पूरे दिए हैं, आई एम वेरी श्योर कि उनको 70 to 75 इजीली आ जाएंगे। ओके। तो अब बच्चों आपको मैम जो भी इस पेपर के बारे में है डीप थोड़ा सा एनालिसिस करके आपको बताएगी कि एमसीक्यू के आंसर्स क्या होने चाहिए एंड जो बाकी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए वो किस तरह के क्वेश्चंस थे। तो मैम आप थोड़ा बच्चों को इस बारे में पेपर बताइए। दिस इज माई सजेस्टेड आंसर्स, फिर भी आप वेरीफाइड करिएगा। ओके बच्चों, सो आई एम गिविंग यू द सजेशंस फॉर द आंसर्स। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेक्शन ए, जो कि 30 मार्क्स का है, विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। मेरी हमेशा से सबको ये एडवाइस रहती है, आपको पूरे क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। बहुत इजी है। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये हम लोग फाउंडेशन से भी देखते हुए आ रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो इसमें आपके ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में एक आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन, मेडिएशन है। दूसरा बेटा, ये जिस बच्चे का पेपर मैंने लिया उसका गलत है, यहाँ पे लोक अदालत आएगा बच्चा। इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग लोक अदालत है। ये होती है ना लोक अदालत, हम लोग देखा करते हैं मतलब जनता की अदालत जिसे बोला जाता है, ये वो वाली अदालत की बात हो रही है, अदर देन कोर्ट, ऑल्टरनेटिव। ठीक है, तो इसका मेरे अकॉर्डिंग सी है। Under which of the following cases a contract may not be discharged by operation of law? Operation of law यानी by the court, यानी कोर्ट में कौन कौन सा, देखो डेथ हो जाती है और पार्टीज की कैसी है, पर्सनल कॉम्पिटेंसी वाले, वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। इंसॉल्वेंसी में प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्चार्ज हो जाएंगे। वेवियर, वेवियर का होता है गिव अप करना, गिव अप कोर्ट नहीं बोलता, दैट इज बिटवीन द पार्टीज, और ये आपका डिस्चार्ज होता है बाय द एग्रीमेंट। तो हमारा कौन सा नहीं है, वेवियर, बिकॉज वेवियर कहाँ कवर्ड होता है बेटा, बाय एग्रीमेंट। ओके। In order to push up the sales, generally there is a practice of sending goods to be customer with a clear-cut understanding that he has option to approve or return the goods within a given period. This type of sale is known as what?
अप्रूवल और सेल और रिटर्न सेक्शन 24 पढ़ा है ना हम लोगों ने, पसंद आए तो रख लेना वरना 2 दिन में वापस, मतलब एक टाइम पीरियड होता है आपका, वो टाइम पीरियड में रिटर्न है तो वो क्या क्या कहलाता है, अप्रूवल और सेल ऑफ रिटर्न. ओके, इन केस द बैक ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज फुल ऑफ एंडोर्समेंट, यानी पीछे का पूरा एंडोर्समेंट आपने कर दिया तो हम एक पेपर अटैच कर देते हैं फर्दर एंडोर्समेंट के लिए, उसे क्या बोलते हैं बेटा, ये गलत है, अलोंग होगा. इसका आंसर क्या होगा बेटा, अलोंग. An individual shall give his consent to become the designated partner. ये मैं क्लास में भी आपको बताती थी, इंपॉर्टेंट है. जैसे डायरेक्टर की कंसेंट DIR 2 में जाती है, डेजिग्नेटेड पार्टनर की कंसेंट डी फॉर्म नंबर 9 में जाएगी. किस में जाएगी बेटा, बी फॉर्म नंबर 9. According to section 67 of Factories Act 1948, a child who has completed his what? फैक्ट्रीज में आज भी एक बच्चे ने सुबह जाने से पहले डाउट पूछा था, मैंने कहा था 14 से नीचे के बच्चे फैक्ट्री में अलाउड ही नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन भी मेंशन है आर्टिकल 24. तो यहाँ पे हु हैज कंप्लीटेड 14 ईयर, हु हैज कंप्लीटेड 14 ईयर शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री, यानी 14 से ऊपर के बच्चे, क्योंकि बच्चे की डेफिनेशन ही क्या है, 14 कंप्लीट हो गई लेकिन 15 नहीं करी, और जिसने 15 कंप्लीट कर ली लेकिन 18 कंप्लीट नहीं करी वो कहलाता है अडोलसेंट. याद है ना, फैक्ट्रीज एक्ट हमने पढ़ा है, और जिनको भी डाउट है आप लोग पूछ भी सकते हैं हमसे, ठीक है. विड्रॉल फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड इज नॉट अलाउड. देखो प्रोविडेंट फंड से 2 चीजें होती है, एक तो विड्रॉल होता है जितना पड़ा है उतना निकाल रहे हैं, एडवांसेस होता है जितना पड़ा है उससे ज्यादा निकाल रहे हैं. तो विड्रॉल में हम परचेज फॉर ड्वेलिंग हाउस, हम यहाँ नॉट किस पर्पस के लिए नहीं निकाल सकते, इस बच्चे का गलत है. मैरिज ऑफ चिल्ड्रन, मैरिज ऑफ चिल्ड्रन के लिए हम एडवांस में से निकालते हैं, विड्रॉल का नहीं करेंगे. विड्रॉल में ये तीनों चीजें आ जाएगी, परचेज, रीपेमेंट और विड्रॉल विद इन 1 ईयर. कौन सा नहीं आएगा, मैरिजेस ऑफ चिल्ड्रन. मैरिजेस ऑफ चिल्ड्रन कहाँ आता है, एडवांसेस फ्रॉम द PF, ठीक है. विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिगार्ड ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. बेटा अब तो CS कहाँ इशू करता है शेयर सर्टिफिकेट, अब तो डीमेट फॉर्म में होता है, तो इसका फर्स्ट वन ये बच्चे का सही है. OPC ये बहुत ईजी है, हमको पता है OPC क्या देता है आपको, बेनिफिट ऑफ अ कंपनी, बिकॉज 1 पर्सन कंपनी बेनिफिट ही देता है ना OPC इसका. पोल कब तक, ये बच्चे का गलत है, 48 आवर्स आएगा. पोल डिमांड करा जाता है, उसका कब तक कर लेना चाहिए पोल कंडक्ट, 48 आवर्स में. अंडर सेक्शन 2 का क्लॉज 51, हु इज नॉट डिफाइंड एज ए की मैनेजर पर्सन, KMP, MD होता है, होल टाइम होता है, कंपनी सेक्रेटरी भी होता है KMP. इस बच्चे का गलत है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज नॉट द KMP, KMP के कैटेगरी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आएगा. इफ एनी इंस्पेक्शन, ये सब आपके बैक मॉड्यूल के पीछे दे रखे हैं आपके सारे MCQ. बेटा मैं बार बार बच्चों को कहती हूँ मॉड्यूल के पीछे के MCQ करोगे, आपके मोस्टली पेपर में से 15 में से 10 तो MCQ पीछे के ही हैं, और कुछ MCQ आपके MQP से है जो CMA के साइड से मिले, ठीक है. If any inspection is refused or if any copy required is not furnished within the specified time, the company shall be liable to penalty. 10,000 गलत है बेटा, 25,000 आएगा कि 25,000. 10,000 तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होता है, कंपनी किसके लिए लाइबल होगी, 25,000 रुपए के लिए. Which one of the following is not criteria for appointment of independent director? ये not है, यानी shall not be the criteria, तो प्रमोटर तो नहीं होना चाहिए. रिलेट टू द प्रमोटर ऑफ कंपनी, अरे रिलेटिव तो हो सकता है ना, प्रमोटर का रिलेटिव तो हो सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हाँ उस रिलेटिव का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, बाकी तो ऐसी कोई कंडीशन तो नॉट, विच इज नॉट द क्राइटेरिया, तो शैल नॉट रिलेट टू प्रमोटर ऑफ कंपनी. इसका आंसर आएगा बी. क्या आएगा बच्चों, बी. ऑलमोस्ट एवरी कंपनी now has a business ethics program, mostly because technology and digital communication have made it easier to identify and publicize corporate duties, कि आपकी क्या ड्यूटीज होनी चाहिए कंपनी की. तो आप सब कुछ क्या करते हैं आजकल, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट आप कंप्यूटराइज कर लो और आपकी क्या क्या ड्यूटीज होती है वो कर लीजिए. एंड ये वाला भी रॉन्ग है, इस बच्चे का वैल्यू आएगा अ प्रॉपर फाउंडेशन. ये जो एथिक्स के हैं ये बिटवीन द मॉड्यूल दिए हैं आपको, पर दिया मॉड्यूल से बाहर कुछ नहीं है कि आप सोचेंगे मैम ये कहाँ से दे दिए. मॉड्यूल जो बच्चा पढ़ेगा, जो नोट्स में मैंने लिखवाया उसमें ये चीजें मिलेगी आपको, ठीक है. अब सेक्शन बी की तरफ आते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स. इंग्रेडिएंट्स का मतलब वही होते हैं रिक्वायरमेंट, और सारे रिक्वायरमेंट एक ई कॉन्ट्रैक्ट के वही होते हैं जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, मैंने क्लास में भी बताया था.
टू पार्टीज हो, वैलिड कंसिडरेशन हो, इलीगल ना हो, कॉम्पिटिएंट पार्टीज हो, दैट ऑल द इंग्रेडिएंट्स फॉर द ई कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, डिटेल में जिसको और पूरा डिटेल में है आप पूछ सकते हैं, सर के पास कांटेक्ट करेंगे, आप उससे आके पर्सनली भी मिल सकते हैं। ठीक है ना, दिस इज ओवरव्यू बिकॉज कल आपका पेपर है, आपको उसकी भी तैयारी करनी है। नेक्स्ट आता है डिस्कस द सर्कमस्टेंसेज अंडर विच द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज कंसीडर्ड टू बी डिस्चार्ज। श्योरिटी यानी गारंटी की लायबिलिटी कब डिस्चार्ज हो जाएगी? जब पर्पस पूरा हो गया हो, अगर पर्टिकुलर टाइम के लिए बनी है, टाइम पूरा हो गया हो, या दोनों में से किसी की भी डेथ हो गई हो, या आपकी गारंटी क्या हो गई हो, इनवैलिड हो गई हो, लेकिन टाइम से पीरियड अगर आप उसको छोड़ रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, तो कॉम्पनसेशन दोनों को देना पड़ता है। और कब आपकी श्योरिटी इज नॉट कंसीडर टू बी डिस्चार्ज, कब कंसीडर नहीं की जाएगी डिस्चार्ज? जब आपने किसी थर्ड पर्सन को नोटिस दिया है, जैसे उसने कहा ना फॉरबिडन बाय लॉ कि भाई टाइम लैप्स हो गया है। इसके सारी चीजें मेरे पूरे नोट्स में आपको मिलेंगी जो मैंने आपको लिखवाई थी। इवन ये मैंने टेस्ट सीरीज में सब बच्चों को क्वेश्चन भी दिया था, तो ये तो जस्ट कॉपी पेस्ट होके आया है। नेक्स्ट आता है डेमोन्स्ट्रेशन द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर फॉर द LLP। LLP के लिए ऑडिटर का अपॉइंटमेंट भी मैंने आपको बताया था। स्टार्टिंग के फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो उसके विद इन 30 डेज में, और बाकी तो आपका एवरी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तब आपको ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, और उसमें ऑडिट कब की जाएगी इसके प्रोविजन भी लिख दो, एनुअल स्टेटमेंट कैसे फाइल होगा इसके प्रोविजन भी लिख दो। ठीक है, देन वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट एक तो एक्ट के अकॉर्डिंग होता है, एक कस्टम के अकॉर्डिंग होता है। एक्ट के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स होते हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। सबका डिटेल ही शॉर्ट में लिखना था। और अदर टाइप्स में आपको फॉरेन बिल, इनलैंड बिल, एस्क्रो, आपके सारे अकोमोडेशन बिल, जो मैंने वेरियस टाइप्स ऑफ बिल्स आपको लिखवाए थे वो सारे यहाँ लिखने थे। डेमोन्स्ट्रेशन क्लेम्स ऑन कॉर्डन वेजेस एंड प्रोसीजर। क्लेम्स यानी जब पैसा ड्यू हो गया और आपको नहीं मिलता है तो क्लेम आपको करना पड़ेगा। आप अथॉरिटी के पास जाओगे, अथॉरिटी एम्प्लॉयर को बोलेगी, पहले नोटिस दिया जाएगा, दोनों आएंगे, अगर वो नहीं पैसा चुकाते तो आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। किसको? एम्प्लॉयर को, 10 टाइम्स ऑफ जो भी अमाउंट ऑफ वेजेस था। इसमें सारे पेमेंट आएगा, बोनस अगर आपको टाइम से नहीं मिल रहा है, वेजेस आपको टाइम से नहीं मिल रही है, मिनिमम वेजेस आपको टाइम से नहीं मिल रही है, क्योंकि कोड ऑन वेजेस में चारों एक्ट मर्ज है, आपका मिनिमम वेजेस भी, पेमेंट ऑफ वेजेस भी, बोनस भी, और आप लोगों का इक्वल रेम्यूनरेशन भी। नेक्स्ट आता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। ये तो बच्चे को आपको आता है, क्लास में मैं कितना रटवा देती हूँ आपको कि कब कब पर्दा ऊपर उठेगा। फ्रॉड के केस में डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, आप लोगों का शैम होती है जब कंपनी, जब एजेंट या ट्रस्टी होती है, ये सारे हमने डिटेल में विद केस लॉस कर रखे हैं। देन आता है एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन सेक्शन 198 करवाया हुआ है बच्चों आप लोगों को कि रेम्यूनरेशन कितना, टोटल ओवरऑल 11%। पार्ट टाइम है, होल टाइम है। पार्ट टाइम का आपका किसके डिपेंड रहेगा? होल टाइम की अपॉइंटमेंट में। अगर आपके होल टाइम एक भी अपॉइंट नहीं है तो 3%, और अगर आपके होल टाइम अपॉइंट है तो 1%। और अगर होल टाइम डायरेक्टर एक अपॉइंट है तो उसको क्या मिलेगा आपका, बताओ, 5%, और अगर एक से ज्यादा है तो सबको मिला के 10%। 11% से ऊपर नहीं जाएगा। 11% से ऊपर जाने के लिए क्या पास करना पड़ेगा? SR। ठीक है, देन आता है आउटलाइन द रिलेटिंग टू बोर्ड रिपोर्ट सेक्शन 134। बार बार बताती थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट, और उसके अंदर डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। तो बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट की, बोर्ड रिपोर्ट क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, डिविडेंड क्या डिक्लेयर हुआ, प्रपोज डिविडेंड क्या है, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व क्या है, ये सारी चीजें हमने डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, एग्जामिन कैंसिलेशन एंड सरेंडर एंड डीएक्टिवेशन ऑफ डेन। ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारे मॉड्यूल में नहीं है, दिस इज द ओनली वन जो अलग से आया है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ बेटा, डिन को सरेंडर करने के लिए DIR 5 को हमें लगाना पड़ता है और हम डिन को सरेंडर कर देते हैं, इसलिए इसका कोई प्रोसीजर भी नहीं है, मॉड्यूल में भी नहीं है, ये अदर देन मॉड्यूल, ये वाला एक क्वेश्चन है जो अदर देन मॉड्यूल आया। इंटरप्रिटेट द रिलेशन बिटवीन एथिक्स एंड लॉ, बहुत इजी, एकदम 7-8 लाइन का मॉड्यूल में आंसर है। जहां लॉ खत्म होता है वहां एथिक्स चालू होता है, यानी बेसिकली एथिक्स लॉ की ग्रे एरिया को कवर करता है, मैंने बताया भी था आपको। ठीक है, तो इसका बहुत सिंपल सा रिलेशन है, बिकॉज हमारी सोसाइटी एथिक्स को नहीं मानती जब तक उसको लॉ एप्लीकेबल नहीं कराए। तो जो एथिक्स स्ट्रिक्टली एथिक्स है उनके लिए हमने लॉ एप्लीकेबल कर दिए। ठीक है, डिस्क्राइब डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, ये मैंने आपको टेस्ट सीरीज में भी दिया था।
कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, लॉयल्टी, ट्रस्टवर्दीनेस, वो पूरी एक यूनिट है काइंड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स की, ठीक है, जिसमें 8-9 पॉइंट्स थे। केस स्टडी की बात करूं, बहुत इजी है, मैंने क्लास में भी कराई थी। मिस्टर एक्स ड्रू अ चेक पेबल टू मिस्टर वाई ऑन ऑर्डर. Mr. Y lost the check and was not aware the loss of check. The person who found the check forged the signature of Mr. Y and endorsed it to Mr. Z as the consideration for goods bought by him from Mr. Z. Mr. Z ने फटाफट से एनकैश भी करा लिया on same day from the Droi Bank. Why intimate the Droi Bank about theft of the check after the 3 days? Review the liability of Droi Bank. क्या Droi Bank की गलती होगी? अगर Droi Bank ने उसे पता नहीं चला उस फोर्जरी का, तो Droi Bank को अगर वो साबित कर देगा तो he is not liable. आपको बताया भी था, जब आपको पता नहीं चलता है कि ऐसी कोई गलती की गई है तो बैंक तो डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी लाइबिलिटी से, क्योंकि वो तो एजेंट ऑफ कस्टमर है, वो तो ड्रॉई का क्या था, एक कस्टमर ही था। तो यहाँ पे बैंक की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, वो सफरर होगा, उसको जैसे ही लॉस्ट हुआ था उसको एफआईआर लिखवानी चाहिए थी। इसमें बैंक अपने आप को अगर प्रूफ कर देता है कि वो बोनाफाइड है तो बैंक डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी लाइबिलिटी से, ठीक है। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर सबसे इजी, मैंने बताया भी था, इसमें रिमूवल ऑफ डायरेक्टर आपको लिखना था। डायरेक्टर को कब रिमूव कर सकते हैं बेटा? शेयर होल्डर ओआर पास करके कर सकते हैं। बट क्या इस केस स्टडी में ओआर पास हुआ? नहीं, तो इसमें ओआर पास करना था, उन्होंने प्रोसीजर सही नहीं करा। यू हैव टू पास ओआर। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, नाउ मिस्टर ए इज आर्ग्यू दैट हिज रिमूवल बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टेन्योर ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया रिपोर्ट इज नॉट अनफॉर्चुनेट बट ऑल्सो इलीगल एज द एलिगेशन हैज नॉट बीन प्रूव्ड। आप इस बेसिस पे चैलेंज नहीं कर सकते, आप ये कह सकते हो प्रोसीजर सही नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डर को कोई रीजन नहीं चाहिए आपको रिमूव करने का। वो रिमूव कर सकता है बाय पासिंग ओआर और उसी मीटिंग में ही आपका दूसरे को अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन आप इसकी इस चीज पे आप एलिगेशंस नहीं लगा सकते कि मुझे टर्म, हाँ अगर आपका कोई फिक्स टर्म था, आपको पहले निकाला जा रहा है तो कॉम्पनसेशन के लिए आप एलिजिबल रखते हो, लेकिन वो आपको ओआर पास करके निकाल सकते हैं। लेकिन बिना और ओआर पास करे खाली उसको रिमूव करना ऑफिस से, दैट इज नॉट द गुड एक्शन। तो आपको रिमूवल ऑफ डायरेक्टर के प्रोसीजर को लिखना था कि कैसे डायरेक्टर को रिमूव करना होता है। जब रिमूव किया जाएगा तो ओआर पास होता है, ठीक है, और यहाँ ओआर पास नहीं किया इसलिए उन्होंने प्रोसीजर को फॉलो अप नहीं करा। आई थिंक मैंने जो ये वीडियो बनाया है वो आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा फॉर फर्दर जज योर कि आप क्या फर्दर क्या एक्शन लेने वाले हैं। आई होप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कभी भी हो सचिन सर से मेरे नंबर लेके आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो। फर्दर ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स। आगे जो पेपर है आप ज़्यादा अपने पेपर्स की तरफ ध्यान दीजिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों।